हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को मध्य। दोस्तों आज हम लोग राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन से एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक में किसको शामिल करेंगे या फिर स्टॉक में किसको सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, मुद्रा की मात्रा को या फिर धन को या फिर गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा को या फिर उपरोक्त सभी। देखिए स्टॉक में जो शामिल किया जाता है मुद्रा की मात्रा को भी, धन को भी और गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यहां अगर गोदाम में रखे कोई दूसरा चीज का नाम आ जाए, चावल का नाम आ जाए या फिर कोई दूसरा अन्य अनाज का नाम आ जाए तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो स्टॉक में जो सम्मिलित किया जाता है तो मुद्रा की मात्रा, धन और गोदाम में रखे जो भी अनाज होते हैं उसको भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी मेरा राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यानी एनआई के बारे में आपको पूरा तरह से बताया गया। चैप्टर का नाम ही है राष्ट्रीय आय का लेखांकन यानी एनआई का एनालिसिस यानी नेशनल इनकम की जो गणना की जाती है वो कितनी बार की जाती है एक साल में, एक साल के अंतर्गत कितनी बार की जाती है, एक बार या फिर एक वर्ष में 2 बार या फिर एक वर्ष में 4 बार या फिर एक वर्ष में 10 बार। तो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है एक साल में एक बार की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है, उसके बाद एनआई की गणना की जाती है, नेशनल इनकम की गणना की जाती है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, यानी परिवार जो फर्म को जो अपना सेवा प्रोवाइड करता है, सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो कौन सी सेवा एक तरह से प्रोवाइड करता है। भूमि, श्रम या फिर पूंजी एवं उद्यम या फिर सभी। तो सभी हो जाएंगे, भूमि भी देते हैं। परिवार जो है, परिवार में आपको पता होना चाहिए कि परिवार में जो होते हैं हर तरह के सदस्य रहते हैं। कोई एक तरह से फैक्ट्री का मालिक रहता है, कोई मतलब एक तरह से श्रमिक रहता है या फिर कोई बड़े उत्पादक रहता है, यानी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर का मालिक रहता है। ठीक है, तो परिवार फर्मों को कौन सा सेवा देता है, भूमि भी देता है, श्रम भी देता है। वही परिवार का कोई आदमी उसी फैक्ट्री को क्या करेगा, भूमि प्रदान करेगा या फिर किसी औद्योगिक क्षेत्र को भूमि प्रदान करेगा, और वही परिवार का कोई आदमी उसी फॉर्म में जाकर के काम करेगा श्रम के रूप में, और वही परिवार का कोई तीसरा व्यक्ति उसमें पूंजी फंसाएगा। तो परिवार जो होते हैं वो तीनों चीज को प्रदान करता है फॉर्म को। तो राइट आंसर क्या हो गया, सभी यानी ऑल ऑफ दिस यानी सॉरी ऑल यानी सभी। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति का जो अंग नहीं है, स्थिर पूंजी या फिर मानव शक्ति या फिर उपकरण या फिर प्राकृतिक संसाधन। तो आपको राइट आंसर चूज करना, ये हो जाएगा स्थिर पूंजी। यानी स्थिर पूंजी है क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है। बाकी हो गया मानव शक्ति, उपकरण और प्राकृतिक संसाधन जो है ये तीनों के तीनों होते राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं, यानी नेशनल जो एक तरह से वेल्थ होते हैं, ये नेशनल संपत्ति यानी राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों के तीनों मानव शक्ति, उपकरण और प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज। यानी फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन ए स्थिर पूंजी। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा कि यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो क्या होगा, आर्थिक कल्याण घटेगा या फिर आर्थिक कल्याण बढ़ेगा या फिर आर्थिक कल्याण स्थिर होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। यानी आर्थिक कल्याण का मतलब होता है, यानी इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या होगा कि आर्थिक कल्याण का मतलब होता है भलाई, भला कल्याण का मतलब क्या होता है वेलफेयर यानी भलाई। तो आर्थिक कल्याण क्या होगा, डेवलप होगा यानी बढ़ेगा। तो पांचवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन सिंपल का है आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन चैप्टर से। क्वेश्चन करा कि निम्न में मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु टीवी, मशीन, लकड़ी या फिर कोयला। तो मध्यवर्ती वस्तु के बारे में बात की जा रही है छठा नंबर क्वेश्चन में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोयला। कोयला जो है क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है। कोयला का उपयोग करके क्या किया जाता है, बड़े बड़े चीज का उत्पादन किया जाता है, बड़े बड़े कारखाने में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्या किया जाती है, अच्छे वस्तु या फिर टेक्नोलॉजी से सहित जो वस्तु होते हैं उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो कोयले का यूज बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में किए जाते हैं। तो यहाँ निम्न मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोयला हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन छात्रवृत्ति राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी क्योंकि यह क्या है, उत्पादक क्रिया है या फिर मध्यवर्ती सेवाएं है या फिर हस्तांतरण भुगतान है या फिर इसका कोई मूल्य नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएगा हस्तांतरण और भुगतान है, इसलिए इसको मतलब जो है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सारा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जो थ्योरी है पूरा तरह से आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ा दिया गया है। 2 ही वीडियो में इसका पूरा
चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग थ्योरी का, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं, अगर ये चैप्टर को पूरा तरह से डील नहीं किए हैं, तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहां जाकर आप कवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करा कि एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का योग क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 4 ऑप्शन आपके सामने, ये चीज भी आपको पूरा तरह से थ्योरी में बताया गया है। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी सॉरी जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई कौन सा वर्ष में की गई थी? सन 1950 में, 1951 में, 1950 या फिर 1952 में। तो ये जो की गई थी, ये कौन सा वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 1950 में। यानी राष्ट्रीय आय समिति की जो गणना की गई थी, सॉरी स्थापना जो की गई थी, इसका जो स्टेबल किया गया था, इसको स्टेबलाइज किया गया था, कब किया गया था? 1950 का वर्ष में किया गया था, सन 1950 में, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन करा कि सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो क्या कहलाती है? वास्तविक जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी सॉरी शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो 10वां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं मौद्रिक जीडीपी। क्या कहते हैं इसको? मौद्रिक जीडीपी। जब सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की गणना जब वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मौद्रिक जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सिंपल है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप चैप्टर कवर कर लिए तो आपको सारा क्वेश्चन आसान लगेगा और सारा क्वेश्चन का आप लोग को याद रखने की कोशिश करना। और एक बात मैं बता दूं, जो क्वेश्चन आप लोग का मिस्टेक होता है, थोड़ा सा अगर याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या करेंगे? ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद उसको रखेंगे और उसको 1-2 बार देखेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन है? एडम स्मिथ साहब, या फिर रॉबिन्सन, या फिर पीगू, या फिर किन्स, यानी जॉन मेनार्ड किन्स की बात की जा रही है। तो ये जो है पीगू साहब क्या है? यानी पीगू जो है वो क्या है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है। कौन सी घटक की गणना होती है? निजी उपभोग वे, या फिर मजदूरी, या फिर कृषि उत्पादन, या फिर सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुएं। 12वां नंबर क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएगा मजदूरी, यानी राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में निम्न घटक की गणना होती है। जो मजदूरी है तो इसकी क्या की जाती है? गणना की जाती है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है प्राथमिक अवस्था में, या फिर मध्यवर्ती उपभोग में, या फिर अंतिम वस्तु का, या फिर किसी का नहीं। तो ये जो मूल्य लिया जाता है, ये लिया जाता है अंतिम वस्तु का, यानी उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है। तो फाइनली जो गुड्स तैयार होता है, फाइनल गुड्स, तो आपको पढ़ाया गया है। अंतिम वस्तु किसको कहते हैं? यानी जो हम लोग उपभोक्ता के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल होता है, यानी उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं अंतिम वस्तु। यानी हम लोग जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो भी मार्केट में सामान खरीद करके, उसको क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स कहते हैं। तो उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है, तो किसका लिया जाता है? अंतिम वस्तु का लिया जाता है, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, या फिर प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? मछली पालन, या फिर होटल, या फिर कृषि, या फिर खनन। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो सम्मिलित नहीं है वो हो जाएगा होटल। होटल क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। बाकी हो गया मछली पालन, उसके बाद कृषि, उसके बाद खनन की जो क्रिया होती है, ये सब प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। उसके बाद द्वितीयक सेक्टर आपको बताया गया, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा पदार्थ, जो पदार्थ कच्चा माल जो प्राप्त किए जाते हैं, उसको उपभोग की वस्तु में बदलना ही क्या कहलाता है? ये उपभोग की वस्तु में जो बदला जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसको कहते हैं द्वितीयक, यानी द्वितीयक क्षेत्र, यानी द्वितीयक सेक्टर का कार्य कहा जाता है उसको। और तृतीयक क्षेत्र तो आप जानते हैं उत्पादन और विनिमय आते हैं। विनिमय में संचार, परिवहन और क्या आते हैं? संचार, परिवहन और एक तरह से व्यापार आते हैं, तीनों आते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है तो क्या हो जाएंगे? होटल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त होती है निजी आय, व्यक्तिगत व्यय, योग्य आय, या फिर प्रति व्यक्ति आय, या फिर व्यक्तिगत आय। तो 15 नंबर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपको सबको पता होना चाहिए। ये जो प्राप्त की जाती है व्यक्तिगत व्यय आय, यानी व्यक्तिगत व्यय योग्य आय, ठीक है। व्यक्तिगत व्यय योग्य आय प्राप्त की जाती है एक
वर्ष की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से प्राप्त होती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए आप चैप्टर 2 आपका जो है राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन से हम लोग यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन करा कि राष्ट्रीय आय लेखा में कि एक निश्चित तिथि पर देश में जो मुद्रा उपलब्ध होती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रवाह कहलाती है, यानी फ्लो, स्टॉक कहलाती है, फिर दोनों या फिर विकास। तो इसको जो कहते हैं इसको कहते हैं प्रवाह यानी फ्लो कहते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा में एक निश्चित तिथि पर देश में जो मुद्रा उपलब्ध होती है उसको क्या कहते हैं? फ्लो कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। ठीक है, आगे डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखा यानी राष्ट्रीय लेखा में जिसे विशेष समय अवधि में मापा जाता है वो क्या है? कौन सा राशि है? प्रवाह या फिर स्टॉक या फिर संपत्ति या फिर पूंजी। तो ये जो है ये क्या हो जाएंगे कि प्रवाह हो जाएंगे, यानी प्रवाह जो है राष्ट्रीय आय लेखा में एक तरह से विशेष समय अवधि में इसको आंका जाता है, मापा जाता है, इसकी गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन विधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यय विधि कहा जाता है, मूल्य वृद्धि कहा जाता है, फिर विधि कहा जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहा जाता है उत्पादन विधि को, इसको कहते हैं मूल्य वृद्धि। क्या कहते हैं? इसको मूल्य वृद्धि कहा जाता है, यानी उत्पादन विधि को क्या कहा जाता है? मूल्य वृद्धि कहा जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट क्या होगा वो आप चूज कीजिए। ठीक है, तो साधन लागत पर जीएनपी या फिर साधन लागत पर जीडीपी या फिर साधन लागत पर एनडीपी या फिर साधन लागत पर एनएनपी। तो ये जो हो जाएंगे राष्ट्रीय आय, यानी निम्न में कौन राष्ट्रीय आय है, तो ये कौन सा राष्ट्रीय आय हो जाएंगे? साधन लागत पर एनएनपी, यानी साधन लागत पर जो एनएनपी है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा तरह से बताया गया। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी निवल राष्ट्रीय यानी निवल यानी शुद्ध राष्ट्रीय प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताया गया है। तो साधन लागत पर जो एनएनपी होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय आय है। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने विदेशों से प्राप्त उपहार यानी जो एक तरह से गिफ्ट प्राप्त किए जाते हैं, या फिर निवृत्ति पेंशन या फिर दान या फिर अनुदान। तो ये जो हो जाएंगे ये कौन सा हो जाएंगे? राइट आंसर वो हो जाएगा आपका निवृत्ति पेंशन जो है एक तरह से हस्तांतरण भुगतान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि साधना आय कौन सी है? यानी साधना आय कौन सी है? साधन आय कौन सी है? ब्याज या फिर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जो मिलता है छात्र को, या फिर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज या फिर अनुदान। तो ये जो हो जाएंगे राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ब्याज यानी इंटरेस्ट जो है। साधन आय कौन सी है? इंटरेस्ट है, यानी साधना आय कौन सी है? इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। ठीक है, यानी इंटरेस्ट का मतलब रोजी भी होता है, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स या फिर इसमें अर्थशास्त्र में अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो आपको वहां क्या समझना पड़ेगा? ब्याज समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपको डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला पूछ दिया गया है। देखिए ये हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, यानी घिसावट का मतलब होता है डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। तो ये फॉर्मूला आप लोग को बता दिए थे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पूरा तरह से थ्योरी में हम लोग आप लोगों को बता दिए थे राष्ट्रीय आय का लेखांकन में। तो वही यहाँ आगे आपको यहाँ पर है कि ये सत्य है, यानी कौन सा फॉर्मूला सही है। यहाँ 4 फॉर्मूला है, 4 में से 3 फॉर्मूला गलत है, जो सही है एक ठो वो आप चूज करके निकालिए। तो यहाँ जो सही फॉर्मूला है ना वो है बराबर एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, यानी घिसावट की जगह हम आपको वहाँ बताए थे मूल्यह्रास, यानी घिसावट या फिर मूल्यह्रास बात वही होता है मूल्यह्रास। ठीक है, तो एनएनपी बराबर होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस घिसावट यानी डिप्रिसिएशन, जिसको मूल्यह्रास भी बोलते हैं। ठीक है, तो 22वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करा कि एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, तो उसकी बाजार कीमत के योग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बाजार कीमत पर जीडीपी या फिर साधन कीमत पर जीडीपी या फिर साधन कीमत पर एनएनपी या फिर इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाजार कीमत पर जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाजार कीमत पर जीडीपी, यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसी को एक तरह से आंका जाता है इस यानी एक लेखा वर्ष में। ठीक है, यहाँ आपको डेफिनेशन ही दे दिया गया है कि एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, तो उससे उसकी बाजार कीमत के योग को क्या कहते हैं? बाजार कीमत पर जीडीपी कहते हैं। ठीक है, एक तरह से बाजार कीमत पर जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है ना, सॉरी जो परिभाषा डेफिनेशन होता है उसी चीज को आपको यहाँ उठा करके दे दिया गया है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कराए कि अस्थायी पूंजी
उपभोग को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण या फिर मूल्य ह्रास या फिर निवेश या फिर इनमें से सभी। तो इसको जो कहा जाता है इसको कहते हैं ऑल ऑफ दिस, यानी पूंजी निर्माण या फिर पूंजी निर्माण भी, मूल्य ह्रास भी और निवेश भी। तो अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण, मूल्य ह्रास और निवेश तीनों कहते हैं। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। और आप लोग रुकिए थोड़ा सा, यहाँ आप लोग को बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि एक तरह से जो होती है ना, यहाँ एक आप लोगों को एक तरह से चक्र बताया गया था, आप लोगों को एक तरह से थ्योरी में पूरा वो चक्र आप लोगों को समझ में नहीं आया था। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, ये चक्र आप लोगों को बताया गया था थ्योरी में, लेकिन ये चक्र बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, फिर भी हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो पहला नंबर वाला तीर है ये व्यय को दर्शाता है। ये परिवार जो है ना ये अपना खर्च करता है, अपना पैसा खर्च करता है फॉर्म पर। ठीक है, और दूसरा तीर ये इंडिकेट करता है कि ये फॉर्म जो है ना अपना प्रोडक्ट, अपना सामान, अपना सर्विसेज को प्रोवाइड करता है परिवार को। ठीक है, दूसरा तीर भी क्लियर। और यहाँ तीसरा तीर इंडिकेट करता है, तो चलिए तीसरा तीर को हम बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम चौथा तीर को समझते हैं। तो चौथा तीर के माध्यम से क्या करता है कि परिवार जो है सेवाएं कारक यानी कारक सेवा के रूप में फॉर्म में जाकर के काम करता है, यानी फॉर्म में जाकर के रोजी रोटी करता है, यानी वहां जाकर के श्रमिक यानी एक तरह से मजदूर के रूप में काम करता है। और वो जो है तीसरा तीर में फॉर्म क्या करता है कि कारक अदायगी के रूप में यह वो काम के बदले परिवार को काम के बदले क्या देता है? पैसा देता है, जो भी उसका मजदूरी बनता है वो देता है। ठीक है, तो ये होता है चक्र, ये सिंपल सी चक्र है, लेकिन फिर भी हम लोग नंबरिंग करके पढ़ लेते हैं कि पहला जो तीर है यानी परिवार अपना वे जो है फॉर्म पर करता पहला तीर। ठीक है, पहला तीर आपको यहाँ इंडिकेट किया गया है पहला नंबर। ठीक है, दूसरा तीर जो है यानी फॉर्म परिवार को अपना बना हुआ सामान तथा सेवा वे के बदले देता है, ये होगा आपका दूसरा तीर। दूसरा तीर आपका कहाँ है? दूसरा तीर यहाँ। ठीक है, अब हम तीसरा तीर की बात करें तो फॉर्म परिवार को उसके काम के बदले मजदूरी देता है कारक अदायगी के रूप में। तीसरा तीर आपका ये ठो है। तीसरा तीर किधर से किधर गया है? देखिए फॉर्म से परिवार की ओर गया है, यानी देने वाला जो है वो कौन है? फॉर्म है, तो फॉर्म से निकलेगा। और यहाँ देने वाला कौन है? कारक, यानी कारक सेवाएं देने वाला कौन है? फॉर्म है, तो फॉर्म परिवार है तो परिवार से निकलेगा। और चौथा तीर जो है यानी परिवार फॉर्म में जाकर काम करता है कारक सेवा के रूप में। चौथा तीर, ये चौथा तीर को इंडिकेट करता है। अगर आपको ये चक्र अगर समझ में आ गया तो फॉर्म और परिवार के बीच रिलेशन क्या होता है, क्या संबंध होता है, तो आप लोगों को पूरी तरह से हर जो ऑब्जेक्टिव बनता है, जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे हमको बताया गया है कि आगे हम जो शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि एक तरह से जो तैयार की जाती है वो जो सेवाएं होती है, हम लोग पर सबसे पहले हम लोग आप लोगों को बताया गया था कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की जो एक तरह से ये की जाती है, गणना की जाती है, 3 विधि से की जाती है। तो वो तीनों विधि को आप लोग को याद रखना है, और तीनों विधि काफ़ी यूनिक विधि है, और तीनों विधि आप लोग को एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी एक विधि पूछी जाती है, कभी कभी दूसरा विधि भी पूछ दिया जाता है, और उसमें से कभी कभी 5 नंबर का आपको पाँचों विधि शॉर्ट में पूछाते हैं, तीनों विधि शॉर्ट में पूछ लिया जाता है 5 नंबर का। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको जो भी थ्योरी में क्लियर कराया गया है तो सारा थ्योरी को एक तरह से पढ़ेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। अगर बहुत सारे लोग पढ़ लिए हैं तो उसको एक तरह से याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग समझेंगे WPI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो भारत में थोक कीमत सूचकांक को आधार मानकर महंगाई की दर गणना की जाती है। ये जो लाइन है, ये लाइन काफी यूनिक लाइन है। ये लाइन से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ये हम कहाँ आज ही कहीं देखे कि ये लाइन है, सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि भारत में थोक कीमत की जो भारत में जो महंगाई की दर की जो गणना की जाती है वो किसके बेस पर की जाती है। वहां ऑप्शन था आपका WPI, CPI, बोथ और नन ऑफ दिस। तो वहां जो करेक्ट आंसर चूज किया हम तो WPI यानी होलसेल प्राइस यानी थोक कीमत सूचकांक। तो भारत में थोक कीमत सूचकांक को आधार मानकर, बेस मानकर के क्या की जाती है, महंगाई की दर आंकी जाती है कि कितना महंगाई है, कितना मतलब सस्ता है। ठीक है, तो WPI को बेस मानकर, आधार मानकर ये काम किया जाता है, महंगाई दर को मापना। ठीक है, ये होगा आपका थोक कीमत सूचकांक होता है। कल्याण करिए, उसके बाद हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए और सारा क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चैनल को एक तरह से अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट उनको कहीं नहीं मिलता, पूरा यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको शॉर्ट में बताया गया है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं की गणना 3 में से किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। पहला विधि आपको बताया गया था आय विधि, उत्पाद विधि, और तीसरा विधि जो है व्यय विधि। तो आय विधि में जो होता है कारक अदायगी के समस्त मूल्यों की माप करके, और उत्पाद विधि में फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा वस्तुओं के यानी सेवाओं के समस्त मूल्यों की माप करके। और व्यय विधि में क्या किया जाता है कि फर्मों द्वारा प्राप्त व्यय के समस्त मूल्य की माप करके क्या किया जाता है, मतलब एक तरह से राष्ट्रीय आय नहीं, यानी एक तरह से जो गणना की जाती है, आय की गणना की जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं की गणना 3 मेथड से आप कर सकते हैं। तो तीनों मेथड आपको याद रखना है, आय, उत्पाद और व्यय विधि। हमको यहाँ बताया जा रहा है कि उत्पाद विधि में दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटाना पड़ता है तथा अंतिम वस्तुओं
वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ग्रहण करना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है, तभी दोहरी गणना की जो समस्या है वो दूर हो जाता है। ठीक है, दोहरी गणना का मतलब हुआ कि कभी कभी एक ही वस्तु का दाम को 2 बार जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं दोहरी गणना, यानी वो बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप लोगों वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।